अस्सलाम वालेकुम, आई एम मजीद ज़ैनब, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स और गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। जो आज हम दो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, इसको 1857 में एडवर्ड वॉन कोलकट ने डिस्कवर किया था। और सबसे पहले देखा जाता है कि जो हमारे पास थे इसको बोला जाता पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके बाद इसको बायोब्लास्ट भी बोला गया, जिसका मतलब क्या है, लाइफ जंप इन 1866। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया वो कॉइन किया था हमारे पास कॉल्ड बेंडा ने। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और अगर हम ये इसका है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर इसको हम लेबल करें तो ये हमारे पास बाहर वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे हमारे पास कुछ प्रेजेंट होते हैं पोरेंस, ठीक है। इस तरह के पोरेंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, उनमें जो आयंस की उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस फोल्डिंग की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग की फॉर्म में होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो तरह की स्पेस होती है, एक जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है और दूसरा जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है, एक जेल लाइक मटेरियल जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है और डिफरेंट राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो हमारे जो अगर इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या हुई, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी दो ऑर्गेनेलीज हैं जिसके अंदर डीएनए अपना प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये अपनी ही जो सेल्फ रेप्लिकेट खुद को ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका नंबर खुद ब खुद इंक्रीज होता रहता है। ये अपनी ही जिनको प्रोटीन जो जरूरत होती है उनकी सिंथेसिस ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो जो सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो अपने डीएनए से ले रहा होता है। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होगा उनका नंबर वेरी करता रहता है। अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सेल कि कौन सा नेचर है किसी सेल की और उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। अगर कोई सेल एक्टिव है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एटीपी की सिंथेसिस है उसको जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए। और अगर कोई सेल लेस एक्टिव है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। अब एटीपी सिंथेसिस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। इसकी वजह से एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल को जो सारी एनर्जी की नीड होती है उसमें क्या होता है, हमें एटीपी चाहिए होता है जो कहाँ पे जनरेट होती है, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास F0 और F1 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेस, ठीक है, जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो डीएनए क्या कर रहा होता है, खुद सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब डीएनए क्योंकि अपना इसका डीएनए ये खुद रेप्लिकेट कर रहा होता है तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, डुप्लीकेट कर जाता है। उसके नंबर को इक्वल करने के लिए या उसके नंबर को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है लाइसोसोम, जो उसका क्या करती है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करती रहती है। और अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो कहाँ से आ रहा है, मदर से। क्योंकि जो ओवा होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन जो स्पर्म हेड होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो जब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और एग बनता है, वहाँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर वो कहाँ से आ रहा होता है, फ्रॉम दी मदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि अपना ही डीएनए होता है तो अगर हम इस सेल से इसे निकाल दें तो सेल के बाहर भी ये क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। इसकी जो सेल से बाहर सर्वाइव करने की वजह है तो इसके जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो डीएनए जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली थी। शुरू में क्या हुआ होगा कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने इस ऑर्गेनेली को इनगल्फ कर लिया और ये ऑर्गेनेली और होस्ट सेल आपस में क्या कहे, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहे और इस वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना डीएनए, इसके अंदर अपना डीएनए है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल है,
ये खुद को ही रेप्लिकेट कर सकती है। तो ये राइज देती है इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, जिसमें हम क्या कहते हैं कि शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया जो थे उनको इनगल्फ किया किसी यूकैरियोटिक सेल ने, और फिर वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहे, और वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसकी मदद से उस सेल ने अपना जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी की। आगे हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और कुछ एल्गल सेल्स में वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और ये नेसेसरी होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ द फूड सिंथेसिस या फिर फूड स्टोरेज में। अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है इनकी डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है या इनका एक्सपोजर क्या है और डिफरेंट पिगमेंट्स कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिहाज से इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हमारे पास क्या है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड देखें तो ये हमारे पास यंग इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी इनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। डिफरेंट डिपेंड करता है कि किस सेल में ये आगे ट्रांसपोर्ट हुए या फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। फिर प्रोप्लास्टिड्स को अगर हम दो में डिवाइड करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्या है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो वाले ल्यूकोप्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड स्टोर होता है। अब इनकी फूड स्टोरेज पे इनको डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि हमारे पास अमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। प्रोप्लास्टिड ने जिस तरह से इनकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, ये एक्सपोजर होता है सन से, उसकी डिफरेंट टाइप्स है। आगे इसकी ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारे पास क्या है ग्रीन, इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसको कलर होता है ग्रीन, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तो अगर ये हमारे पास स्टार्च को स्टोर करे तो फिर हम इस टाइप को क्या बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, और अगर यहाँ पे ये हमारे पास लिपिड्स को स्टोर कर रहा हो तो फिर हम इसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट उस टाइप को, और यहाँ पे प्रोटीन स्टोर हो रही हो तो फिर हम इसको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट की, कि हम इनकी बेसिस पे जो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्टोर कर रहा होता है उस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से इसका कलर होता है। और तीसरा हमारे पास क्या है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स होते हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, लेकिन तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फ्लावर की पेटल्स या फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो और ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन काज करता है, जिसकी वजह से पोलिनेशन में हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, और इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो किस में हो रहा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से कहाँ पे प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसके पास भी क्या होती है, दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक हमारे पास क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर क्या होता है दूसरी हमारे पास कौन सी है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। और इस तरह की दो मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसके पास एक और है कि इसका अपना एक डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये खुद को क्या कर लेती है रेप्लिकेट कर लेती है ये ऑर्गेनेली। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमने क्योंकि देखना है प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है वो मेन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो क्या होता है कि ये इसका एक स्ट्रक्चर है जो जहाँ पे डिफरेंट ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये फुल स्टैक्स, इनको हम जो क्या बोलते हैं ग्रैना, ठीक है। ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म है ग्रैनम की, ठीक है, क्योंकि ये जो एक सिंगल स्टैक है इसको हम क्या बोलते हैं ग्रैनम। अब ये जो सारे मिल जाते हैं डिफरेंट स्टैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं ग्रैना, और जो सिंगल है उसको क्या बोलते हैं हम ग्रैनम। और इस ग्रैनम के अंदर ये जो स्टैक्स आपको कॉइन की तरह नजर आ रहे हैं, इसको एक को क्या बोलते हैं हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड्स हैं इनके ऊपर प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो ये थाइलाकॉइड्स भी दो तरह के हमारे पास स्मॉल थाइलाकॉइड्स हैं, लार्ज थाइलाकॉइड। ये जो कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं और ये स्टैक किए हुए एक दूसरे के ऊपर, ये हमारे पास क्या है स्मॉल थाइलाकॉइड, जिसके ऊपर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। और ये जो डिफरेंट ग्रैना है आपस में अटैच हैं, ये अटैच है जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लार्ज थाइलाकॉइड, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज थाइलाकॉइड है, और ये जो स्मॉलर स्टैक्स हैं वो हमारे पास क्या हैं स्मॉल थाइलाकॉइड हैं। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं इन्वेलप, इसका क्लोरोप्लास्ट का इन्वेलप। सेकंड पार्ट हमने देखना है स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा है इसका अंदर लिक्विड पार्ट होता है, जहाँ पे अगर हम पहले हम देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा है हमारे पास स्मॉल थाइलाकॉइड में।
और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे जो लाइट इंडिपेंडेंट हो रहा होता है वो और होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। वहाँ पे उसको जो लाइट इंडिपेंडेंट के जो भी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है शुगर्स बनाने के लिए, वो सारा प्रोसेस और होता है स्ट्रोमा में। और जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और होता है कि लाइट को कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल और फिर उससे क्या बनाते हैं एटीपी। इसी तरह से जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं स्टोमा में, वहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होते हैं, सारी जो एक्टिविटी हो रही होती है स्टोमा में, वो वहाँ पे एंजाइम स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उस रिएक्शन को हेल्प करते हैं। और साथ में हमने जिस तरह ये स्टोमा और ग्रैनम के बारे में पढ़ा, तो ये जो ग्रैनम होते हैं, इस एक ग्रैनम के अंदर जो थाइलाकाइड प्रेजेंट है एक पॉइंट, वो हमारे पास होते हैं, उसका नंबर होता है 25 से 50, ठीक है। 25 से 50 स्मॉल थाइलाकाइड मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रैनम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैनम है, जो डिफरेंट हम ग्राना बोलते हैं, पॉपुलर जो हैं ये सारे, इनका नंबर अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है 40 to 60, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 हमारे पास ग्राना हो सकते हैं। और अगर हम थाइलाकाइड्स की बात करें तो उनका नंबर हमारे पास क्या होता है 25 से 50। स्टोमा के अगर हम क्लोरोप्लास्ट के देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो रीजन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और दूसरा इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा। और इन्वेलप के जो इसका इन्वेलप है आउटर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी पोरन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वो पोरन्स भी हेल्प करते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अराउंड फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम सेल टू इन्वायरमेंट। जैसे हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने दो ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा और देखा कि प्लास्टिड्स की किस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी में कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट है और किसी में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। और हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिफरेंट थाइलाकाइड्स हैं वो अरेंज होते हैं इन द ग्रैनम और ग्रैनम मिलकर बनाते हैं ग्राना। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जो दो फेजेस हैं हमारे पास, लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट, वो दोनों हो रहे हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं स्टोमा के अंदर और जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, ग्राना के ऊपर। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।